ओम श्री गंगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी शुक्रदेव तथा माता लक्ष्मी की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान रख, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण मिश्र द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह नित्य की भांति 5 भागों में प्रस्तुत हुआ करता है और इसके पहले भाग का लघु रूप हम अलग से प्रस्तुत करते आ रहे हैं। इसके अंतिम भाग का अंग्रेजी भाग अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है और अलग से कुछ अंक शास्त्र पर से पाठ्यक्रम जोड़कर सीखने हेतु कुछ बातें बताते हुए हम अलग से अंग्रेजी में पोस्ट कर रहे हैं। तो चलिए दैनिक पंचांग की तरफ चलते हैं। पंचांग की जीवन में आजकल बहुत महत्ता है। हम केवल जो ऐसा जानते हैं कि यह शुभ मुहूर्त जाने का माध्यम है, वो ऐसा नहीं है। यह व्यक्ति की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, प्रकृति और ब्रह्मांड के ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे हमारे जीवन में शांति समृद्धि सकारात्मकता का संचार होता है। तब पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो पंचांग के जीवन में अहम भूमिका को देखते हुए चलिए आइए पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ साझा करें मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित कर सकें और अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकें। माध्यम हम आप। तो चलिए पंचांग के पहले पृष्ठ पर चलते हैं, पहले भाग पर। आज का पंचांग दिनांक 4 जुलाई 2025, महाशाल पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्ववसु, विक्रम संवत 2082 कला युग का कल युग का 5126वां वर्ष। सूर्योदय 5:03 पर, सूर्यास्त 6:45 पर, सनराइज एट 5:03 AM, सनसेट एट 6:45 PM। दिशा आज का पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो जौ खाकर या दूध का सेवन कर यात्रा में शुभता लाए। पंचांग के 5वां वार शुक्रवार, तिथि अपराह्न 4:31 तक नौमी, उसके बाद दसवीं 4:31 तक नौमी, उसके बाद दसवीं, नक्षत्र अपराह्न 4:50 तक चित्रा, उसके बाद स्वाति, योग रात्रि के 7:36 तक सिंह, उसके बाद सिद्ध, करण अपराह्न 4:31 तक कौलव, तत्पश्चात काल भोर में 3:17 तक तैतिल और उसके बाद कर। तो ये रहे पंचांग के 5वां। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का नमन कर देखें भोलेनाथ का वास कहां पर है। तो जब तक नौमी तिथि है, भोलेनाथ गौ माँ गौरी के सानिध्य में है। तत्पश्चात एक सभा स्थल पे जाते हैं जो कि स्वप्न है। भोलेनाथ को नमन करते हुए चलते हैं हम शुभ मुहूर्त पर। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:27 से 12:21 तक, अमृतकाल प्रातः 9:38 से 11:26 दिन तक, रवि जो प्रातः सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक यानी अहोरात्रि, विजय मुहूर्त अपराह्न 2:11 से 3:06 तक, गोधूली बेला संध्या 6:45 से 7:04 तक और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:33 से मध्य रात्रि 0:15 तक। अशुभ मुहूर्त में यहाँ यह बताते चले कि रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र पूजा आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे ज्यादा अशुभ राहु काल दिन के 10:11 से 11:54 दिन तक, गुलिक काल प्रातः 6:46 से प्रातः 8:29 तक, यमगंड अपराह्न 3:19 से 5:02 संध्या तक और वर्ज मुहूर्त मध्य रात्रि 11:08 से 0:56। तो ये रहे हमारे शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें तो जो ग्रह अंश के अनुसार मजबूत स्थिति में है वे है सूर्यदेव, मंगल देव, बुध देव, बृहस्पति देव, शुक्र देव तथा शनि देव। चंद्रदेव तथा राहु केतु अभी कमजोर अवस्था में। राशि के अनुसार बृहस्पति देव अस्त चल रहे हैं अभी और कोई भी ग्रह भी वक्री नहीं है।
चंद्रदेव तुला राशि में आ चुके हैं। और इस प्रकार मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह, और स्व राशि में शुक्रदेव चल रहे हैं। और इस प्रकार शुक्र की राशि में 2 ग्रह, सूर्य की राशि में 2 ग्रह, बुध की राशि में 2 ग्रह, और चंद्र की राशि में कोई ग्रह नहीं। 23 ग्रहों की राशि में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार मित्र ग्रह ग्रह में एक, मित्र नक्षत्र में एक ग्रह, शत्रु में 3 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह, स्व नक्षत्र में एक ग्रह। बृहस्पति राहु के नक्षत्र में, सूर्य और बृहस्पति के नक्षत्र में, इसलिए बृहस्पति राहु का आपस में नक्षत्र परिवर्तन। केतु चंद्र बुध 3 ऐसे ग्रह हैं जिनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। और इस प्रकार सूर्य देव, राहु देव और शनि देव के नक्षत्र में 2 2 ग्रह हैं। और शेष ग्रह के नक्षत्र में मंगल और बृहस्पति के नक्षत्र में तथा शुक्र, इनके नक्षत्र में एक एक ग्रह है। इस प्रकार आज की प्रस्तुति यहां पर समाप्त होती है। जुलाई मास का जो मासिक कैलेंडर है, ग्रहों के गोचर और अस्त तथा वक्री होने का, वो आपके समक्ष प्रस्तुत है। पहला ग्रह जो गोचर करेंगे सूर्यदेव 16 जुलाई को, बृहस्पति देव 9 जुलाई का अस्त उनका समाप्त होगा, वहीं बुध देव 19 जुलाई से अस्त जाएंगे, शनि देव वक्री होने जा रहे हैं 13 जुलाई से। तो ये और लंबे समय 28 नवंबर तक रहेंगे। तो ये रहे ग्रहों के गोचर की तालिका। अब हम आपको दूसरे भाग में ले चलते हैं। जो चंद्रमा जिस नक्षत्र में जन्म कुंडली में है, उनके नक्षत्र उनके नक्षत्र समूह के स्वामी, और आज चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, उनके नक्षत्र स्वामी आपस में कैसा फल दे रहे हैं, और हर प्रत्येक ग्राहक के लिए, प्रत्येक नक्षत्र वाले व्यक्ति के लिए शुभता अशुभता कैसा बता रहे हैं, जिसे तारा बल कहते हैं। आज चंद्रमा आपके जन्म कुंडली के अनुसार और उनके नक्षत्र परिवर्तन के अनुसार, नक्षत्र में जहां वास कर रहे हैं, उसके अनुसार आज का दिन कैसा होने की संभावना है, यह हम ताराबल के अनुसार जानते हैं। ताराबल 9 तारा चक्र पर पद्धति पर आधारित है। ताराबल से केवल आज के बारे में जानते हैं चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में, और 9 तारा चक्र से हम 9 तारा चक्र पद्धति से जातक महादशा महादशा का परिणाम कैसा होगा, जन्म कुंडली में जो ग्रह बैठे हैं उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। हो सकता है भाग्य भाव के स्वामी हो, लगन में बैठे हो, बहुत मजबूत अवस्था में हो, 1 5 9 भाव में हो, परंतु नक्षत्र के अनुसार वे बहुत कमजोर हैं, पीड़ादायक हैं, तो फिर शुभ फल कहां से देंगे? क्योंकि ग्रहों के मन नक्षत्र हुआ करते हैं। ग्रह अपना फल नहीं देते, नक्षत्र के अनुसार फल देते हैं। तो नक्षत्र के अनुसार हम जान सकते हैं कि ग्रह कैसा फल देंगे। उसी तरह दशा महादशा का फल ग्रह का ही है दशा, लेकिन नक्षत्र उनके कैसे परिणाम देंगे, उसी के अनुसार फल देखते हैं। और यदि हमें पता चल जाए यह जो आने वाली अवधि है यह शुभ होगी, तो उसमें सारे शुभ काम हम कर सकते हैं, शक्ति मेरी ज्यादा रहेगी। और यदि यह पता चले कि यह अवधि हमारे लिए चैलेंजिंग होगी, तो थोड़ा सावधान रहेंगे। तो अशुभता का जो परिणाम होगा, परिमाण होगा, वह असहनीय नहीं होगा। उसके लिए हम मानसिक रूप से तैयार रहें। साथ ही ग्रहों के कुंडली पर भी हमने विचार कर लिया। हमारे जीवन में हम बहुत व्यक्तियों से मिलते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक, और घर से बाजार तक,
ऑफिस तक, ऑफिस से व्यापार स्थल तक, सभी जगह मिलते हैं विभिन्न लोगों से। कौन से लोग? जिससे दीर्घ हमारा संबंध है, चाहे वो व्यापार में, ऑफिस में, हमारे बॉस का, आदि आदि। कि हमारे साथ कैसा तालमेल होगा, हम वे हमारे लिए कितना लाभदायक होंगे, ये आप जान सकते हैं नवतारा चक्र पद्धति। बहुत ही सटीक पद्धति, और इसलिए नवतारा चक्र पद्धति पर हमने अलग से वीडियो डाला है, जिसमें पूरी पद्धति बताई है, कैसे गणना की जाती है और प्रतिफल कैसे निकाला जाता है। यहां संक्षेप में बता दें, लेकिन उस जो प्रस्तुति हमने दिया है, तो यूट्यूब पर रखा है, आप जरूर देखें, वह ज्यादा ज्ञानवर्धक होगा, क्योंकि उसमें हमने विधि बनाई है कि लिखी है कि कैसे कैसे कैलकुलेट होगा, और आपके अनुरोध पर अलग प्रैक्टिकल वीडियो भी हमने डाला है। पहला वीडियो जो हमने डाला नवतारा चक्र पद्धति पर, जिसमें पूरी विस्तृत से हमने जानकारी दी है, उसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान के नमन करते हुए उनकी कुंडली डाली है, और वह आपस में कैसा संबंध है, एक दूसरे के लिए कैसे सपोर्टिव हुए, यह वो हम जग जाहिर है, और वह हम नवतारा चक्र पद्धति से भी देख रहे हैं उसमें। तो जरूर देखें, आपके लिए उपयोगी होगा, ज्ञानवर्धक होगा, और उसे साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी लाभान्वित हो सके। चलिए संक्षेप में बताते हैं। चूंकि ग्रहों के मन नक्षत्र नक्षत्र हुआ करते हैं, और 27 नक्षत्र होते हैं, ग्रह 9 ही है, इसलिए नक्षत्रों को 3 श्रेणियों में रखा गया। पहले श्रेणी में पहला से 9वां, दूसरा श्रेणी में 10वां से 18वां, तीसरा श्रेणी में 19वां से 27वां। फिर बता दें, ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, इसलिए और ग्रह 9 ही होते हैं, इसलिए नक्षत्रों को 3 समूहों में रखा, 3 श्रेणियों में रखा गया। पहला श्रेणी में एक पहला से 9वां नक्षत्र, दूसरा में 10वां से 18वां, और तीसरा में 19वां से 27वां। और ग्रह को महादशा के क्रम में रखा गया, यानी केतु पहले ग्रह बने, शुक्र दूसरे, कोई महादशा जो क्रम हो आरंभ होता है वो केतु से शुरू होता है, और उसी क्रम में इसको रखा गया, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध। तो 1 से 9 नक्षत्र तक ग्रह जो महादशा का हुआ वह हो गया। अब ग्रहों को नक्षत्र के अनुसार कैसे जोड़ा जाए? तो पहला ग्रह जो केतु हुए, उनको हर समूह में से पहला नक्षत्र जो हुआ, यानी ये पहला, 10वां और 19वां, इनका स्वामित्व दिया गया। तो केतु देव पहला नक्षत्र, पहला ग्रह, उन्हें पहला, हर श्रेणी में से पहला जो नक्षत्र हुआ, पहला अश्विनी, 10वां माघा, तीसरा 19वां मूला, ये 3 नक्षत्र इनके स्वामित्व मिले, और उसी क्रम में सभी नक्षत्रों को ग्रहों से जोड़ा गया और उनका स्वामित्व दिया गया। और अंतिम जो ग्रह बचे बुध, इसी क्रम में बढ़ते हुए को, क्योंकि 9 नक्षत्र हैं, उनको 9, 18वां, 27वां नक्षत्र मिले। तो ये रहा ग्रहों और नक्षत्रों का कैसे बनाया गया, और फलित कैसे करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। जन्म, हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, उनके नक्षत्र समूह के स्वामी, उनके नक्षत्र समूह के जो स्वामी हुए जो ग्रह, वहीं से गणना आरंभ होती है, और वहीं से हम आरंभ करते हैं गणना। वो पहला ग्रह होता है जो मिश्रित फल देता है। और वहां से दूसरा, चौथा, छठा, 8वां, 9वां ग्रह जो होते हैं गणना में, गणना पहले से ही शुरू किए थे। कौन सी ग्रह होंगे? जो हमारे जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, उनके नक्षत्र समूह के स्वामी, वही पहला ग्रह बनेंगे। केतु से आरंभ नहीं करेंगे। अगर क्या हमारा पहला, 10वां और 19वां अश्विनी, माघ और मूला नक्षत्र में जन्म हुआ है, तब केतु हमारे स्वामी बनेंगे, नहीं तो दूसरे ग्रह बनेंगे। तो वहां से गणना आरंभ की जाती है, और
दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नवां ग्रह जो बनेंगे वे शुभ फलदायी हो। तीसरा, पांचवां, सातवां जो ग्रह बनते हैं वे क्रमशः विपत्त, प्रत्यरि और नैधन्य ग्रह होते हैं। और जो पीड़ा इनकी होती है वह जैसे जैसे क्रम बढ़ता जाता है, यानी पहला में कम, तीसरा में उससे ज्यादा, पांचवा में उससे ज्यादा और सातवां में असह्य पीड़ा। तो इस तरह से हम देख फलित करते हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी में लोग गलतियां करते हैं। और यदि हम जान जाएं कि हमारे साथ आने वाला दशा महादशा का पीरियड पहला पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां श्रेणी में है, तो थोड़ा सावधान रहें। और हर व्यक्ति अपना ये पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां कौन सा ग्रह होंगे यह खुद ही देख सकते हैं और निकाल करके रख सकते हैं। जब भी ऐसी परिस्थिति आए उन ग्रहों को त्याग करना चाहिए, उसमें सावधान रहना चाहिए, ताकि जो पीड़ा हो, जो चैलेंज हो आपको, वो आराम से आप पार कर लीजिए। पीड़ा की जो मात्रा हो वो कम। तो चलिए अब चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं आज का दिन कैसा है। तो चंद्रमा गोचर कर रहे हैं आज चित्रा नक्षत्र, 4:50 संध्या तक चित्रा नक्षत्र में रहेंगे और उसके बाद स्वाति नक्षत्र में आएंगे। तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में है और आपका जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है उसको दोनों को रो कॉलम को मिलाएं। उदाहरण स्वरूप यदि किसी व्यक्ति का जन्म कृतिका के नक्षत्र में हुआ हो, किसी व्यक्ति का जन्म कृतिका, उत्तरा फाल्गुन या उत्तराषाढ़ा के नक्षत्र में हुआ हो, तो पहला भाग 4:57 तक सावधान रहने की जरूरत है, विपत है। उसके बाद 6 में शुभ है। तो पहला भाग सावधान, दूसरा भाग शुभ। इसी प्रकार हम हर के फल को देख सकते और खुद गणना कर सकते हैं कि हमारा दिन आज का कैसा हो। यहाँ यह बताते चले कि यदि आज का आपका दिन कोई शुभ काम करने जा रहे हो, विपत, प्रत्यय और जन्म हो, नैधन्य हो, तो उस मुहूर्त को त्यागने की जरूरत है, क्योंकि समस्याएं हो सकती है, अशुभता हो सकती है। इसलिए खास करके विवाह आदि शुभ काम जो भी है इस मुहूर्त में न किए जाए, त्याग किए जाए, यह सलाह दी जाती है। अब कुछ सुझाव आया था कि मान लीजिए हमको बहुत जरूरी है, उसमें जाना ही है, वो काम करना ही है, फिर परिहार क्या है, उपाय क्या है। तो ऐसे में आपको ये बता दें कि कोई भी हम जो आपको परिहार बताएं वह कार्य करेगा ऐसी संभावना हमें अभी तक प्रमाणित नहीं है। फिर भी हमने आपके सुझाव के अनुसार संकलित किया है कि उपाय क्या है। तो यदि जन्म में आपका आज का दिन पड़ रहा है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान करें, विपत में पड़ रहा है तो गुड़ का दान करें, प्रत्यरी में पड़ रहा है तो नमक का दान करें, और नैधन में पड़ रहा है तो उसे बिल्कुल ही त्याग दें। बहुत अति मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान करें। किंतु यह बताते चले यह अपुष्ट है, हमारे पास इसकी कोई पुष्टि नहीं है कि इस उपाय से सही हुए। हमने संकलित किया है किंतु इसका प्रमाणिकता नहीं दे रहे, इसलिए रिस्क नहीं लेने के लिए हम सलाह देते। तो चलिए चंद्रमा के नक्षत्र के अनुसार हमने फल देखा कि चंद्रमा जहां गोचर कर रहे हैं और हमारे जन्म कुंडली में जहां है उसके अनुसार कैसा दिन। अब आपको दिखाते हैं चंद्रमा अपने तीसरे प्रस्तुति में। चंद्रमा जिसमें राशि में है हमारे जन्म कुंडली के अनुसार और आज जहां राशि में गोचर कर रहे हैं उसके अनुसार कैसा फल होगा। तो चंद्रमा आज राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं,
और वे तुला राशि में भ्रमण कर तुला राशि में भ्रमण करने के कारण वे जो फल दे रहे हैं जिन राशि वालों को, हम यहाँ बताते चलें कि आप अपनी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है उसी को राशि देखें, लगन को नहीं बनाएं। लगन के अनुसार इसे नहीं देखना है। चंद्रमा जिस राशि में है होते हैं वही आपकी राशि होती है, जन्म राशि वही होती है। तो मेष राशि में जन्मे जातक वृषभ, कन्या, सॉरी, तुला, धनु और मकर राशि में जन्मे जातक के लिए शुभता के संकेत। पुनः बता दें, मेष, वृषभ, सिंह, तुला, धनु और मकर राशि वाले के लिए तीन शुभता के संकेत आ रहे हैं। मिथुन, कन्या और कुंभ राशि के लिए शुभता तो नहीं है, लेकिन इस देव पर ध्यान करें, शुभता हो सकती है। और कर्क राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, मीन राशि वाले थोड़ा सा सावधान रहें। तो इस पद्धति को चंद्र बलम कहा जाता है और यह चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उसके अनुसार ये फल दे। चलिए आपको अब ले चलते हैं चौघड़िया मुहूर्त पर। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त होता है, इसे चौघड़िया ज्योतिष भी कहा जाता है। ये एक प्रकार का मुहूर्त है जिसमें शुभ और अशुभ समय दर्शाता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वह शुभ कार्य कुछ भी हो सकते हैं, पूजा पाठ हो सकते हैं, कोई नया काम शुरू किया जा रहा हो, कोई इंटरव्यू आदि हो, कोई नौकरी आदि हो, या कोई भी फल, छोटे से बड़े कर्म सभी आप इसमें से देख सकते हैं मुहूर्त। यदि आप उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहते या नहीं देख पाए तो कम से कम चौघड़िया जरूर देखना। और चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने हिंदी और अंग्रेजी में, यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी में, हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता यूट्यूब पर पोस्ट करके रखा है। आप जरूर उसे देखें, उसे पढ़ें, सुने और समझें और उसका उपयोग करें। चलिए संक्षेप में बता देते हैं। जो कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, लेकिन सप्ताह के दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ। 8वां चौघड़िया जो आरंभ का चौघड़िया होता है वही अंत का चौघड़िया होता है। तो 7 चौघड़िया और सब उनका 7 ग्रहों, 7 साप्ताहिक दिनों से संबंध, और सातों दिन के ग्रहों, साप्ताहिक दिन जो होते हैं उनके स्वामी ग्रह होते हैं, इसलिए सातों चौघड़िया का संबंध 7 ग्रहों से होते हैं। और सातों ग्रह कोई विभिन्न विशेष कार्य के लिए अधिकृत हैं, उपयोगी हैं, इसलिए हर चौघड़िया कोई विशेष कार्य करने के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए वह उपयोगी। सूची आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं। यहाँ आज के चौघड़िया में जाने के पूर्व हम यहाँ बता दें कि दिन का चौघड़िया जो होता है वह वार वेला, काल वेला और राहु काल से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित हो सकता है। तो जो भी चौघड़िया इन अशुभताओं से अधिव्याप्त हो उस चौघड़िया को त्याग कर देना। तो चलिए आज का चौघड़िया देखें। आज का चौघड़िया चर चौघड़िया से आरंभ हो रहा है, क्योंकि शुक्र का दिन है। मां लक्ष्मी चंचला होती है, चर भी घूमने फिरने वाला होता है जो चलते रहे। तो चर चौघड़िया से दिन आरंभ होते हैं और चर चौघड़िया से दिन समाप्त होता है। रात्रि का चौघड़िया मंगल के चौघड़िया रोग चौघड़िया से आरंभ हो रहा है, रोग चौघड़िया से समाप्त हो। और आज का चौघड़िया देखें तो सर्वोत्तम जो चौघड़िया है, अमृत चौघड़िया, वो वार वेला से ग्रसित है, और काल चौघड़िया राहु काल से ग्रसित। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया, वह यह राहु काल से ग्रसित है, इसलिए इसको त्याग देना चाहिए। रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया और शुभ चौघड़िया दोनों काल रात्रि से ग्रसित है, इसलिए इसका परित्याग करें। तो ये रहे आज के चौघड़िया की स्थिति।
अब आपको ले आए हैं अंतिम पड़ाव पर, अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। अंक ज्योतिष के अनुसार जब हम देखते हैं कि कैसा दिन रहने की संभावना है, तो संक्षिप्त परिचय अंक ज्योतिष पर। अंक ज्योतिष एकल अंक पर काम करते हैं, जो 1 से 9 तक होते हैं। शून्य की इसमें गणना नहीं की जाती, शून्य को नहीं लिया जाता है। और 1 से 9 के अंक में पांच पांच अंक ऐसा होता है जो मध्यस्थता का काम करता है, चूंकि वह मध्य का काम, मध्य अंक है, इसलिए वह अंक बैलेंस अंक करता है, आपस में तालमेल बिठाता है। और सभी अंक जो है, जब भी अंक ज्योतिष को हम लेते हैं, तो अंक इस तरह से हमारे हुए, और हर अंक का 1 से 9 जो अंक हैं, उनके स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं। 1 से 9 अंकों के अलग अलग ग्रह स्वामी हैं। पहला का सूर्य, दूसरा का चंद्रमा, तीसरा का बृहस्पति, चौथा के राहु, पांचवा का बुध, छठा का शुक्र, सातवां का केतु, आठवां का शनि और नौवां का मंगल। अब हमारे जीवन में दैन अंक ज्योतिष में, जन्म पत्रिका में जो हमारे अंक, जो जन्म तिथि होती है उसके अनुसार हम मूलांक और भाग्यांक निकालते हैं। जन्म तिथि को भाग जन्म उसके जब जो दिनांक होते हैं, तिथि जो 2 अंकों का होता है उसको जोड़कर, 1 या 2 अंकों का हो सकता है, उसे जोड़कर मूलांक निकालते हैं, ड्राइवर कहते हैं। और जन्म तिथि, माह और वर्ष को जोड़ते हैं तो भाग्यांक निकलता है, कंडक्टर होता है। और ये ड्राइवर, कंडक्टर ही में मुख्य होते हैं जो हमारे जीवन को चलाते हैं। तो जीवन के जो ये दुपहिया चक्के से चलता है, ड्राइवर और कंडक्टर, इसमें आपस में तालमेल की आवश्यकता है। और यही वजह है कि अगर अंकों का तालमेल नहीं बैठा, तो फिर हमें संतुलित करने वाले अंक को खोज। हमारे जीवन में अंकों के बाद अक्षर भी मिल सकते, शब्द भी मिल सकते हैं जिनमें अक्षरों का समूह होता है, और उनको भी अंकों में परिवर्तित करते हैं उनके अक्षरीय मूल्य से, जो आपको यहाँ प्रदर्शित किया जाता है। और उसे उसी मूल्य से परिवर्तित कर उनके अंकों को फिर जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं, और फिर उनका उपयोग करते हैं अंक ज्योतिष की व्याख्या। तो ये रहे संक्षेप में अंक ज्योतिष के संबंध में जानकारी। विशेष के लिए अगर कुछ थोड़ा इससे ज्यादा जानना चाहते हैं, तो हमारे अंग्रेजी में जो प्रस्तुति है अंक ज्योतिष पर, वह देखें। उसके पहले भाग में कुछ इससे ज्यादा हमने प्रस्तुति की है। यहाँ पर वीडियो को लंबा हो जाने के कारण हम ज्यादा प्रस्तुत नहीं कर पा रहे। तो आज का दिन कैसा रहेगा? आज का दिन 4 जुलाई 2025, ड्राइवर 4, कंडक्टर 2, दोनों में आपस में कटुता का संबंध। इसलिए 2 का संबंध यदि हम विभिन्न ग्रहों से देखें, विभिन्न मूलांक वाले व्यक्तियों से देखें, तो इनका संबंध 1, 2, 3, 5 और 6 मूलांक वाले से बहुत अच्छा है, शुभ है, तटस्थ भी है। तो 1, 10, 19, 2, 11, 20, 29, 3, 12, 20, 21, 30 में जन्मे जातक किसी भी माह का, 5, 14, 23 तारीख को जन्मे जातक किसी भी माह का, ये सभी के लिए शुभता के संकेत आ रहे हैं। जिनका जातक का जन्म 6, 15, 24 तारीख को हुआ है किसी भी माह का, पूर्णांक 6 बनते हैं, शुक्रदेव जिनके शासक हैं, तो इनका 6 और 2 का आपस में तटस्थता का संबंध है, इसलिए इनके लिए भी दिन सामान्य रहने की संभावना है। तो इन 1, 2, 3, 5, 6 मूलांक वाले जातकों के लिए शुभता के संकेत आ रहे हैं। वहीं 7, 8, 9, 4, 7, 8, 9 मूलांक वाले जिनका जन्म तिथि 4, 13, 22, 31, 7, 16, 25, 8, 17, 26, 9, 18, 27 तारीख को हुआ किसी माह का, उनके लिए समस्या हो सकती है। खास करके विशेषकर 8 मूलांक वाले, 8, 17, 26 जिनका जन्म तिथि है, शनि से संबंध है, कृपया सावधान रहें, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, शेष ग्रह बहस से दूर रहें, सावधान रहें, गाड़ी चलाते समय सावधान रहें, ताकि अशुभता न घटे। ज्यादा सोचे नहीं, ज्यादा टेंशन न रहे, डिप्रेशन से दूर रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की प्रस्तुति यहीं पर हम समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहली बार यदि इस प्रस्तुति को देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें।
साझा करें। आप सभी मित्रों से, सभी दर्शकों से अनुरोध है, जो नए और पुराने हैं, कि वे प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि उन्हें भी अंक ज्योतिष, या उन्हें जिनमें उनके जीवन में भी शुभता है, पंचांग का अनुसरण करके, मुहूर्त का अनुसरण करके और नव तारा चक्र से देखकर आत्मबल को मजबूत कर सकें, उससे लाभान्वित हो सके, इनके लिए उनसे साझा करें। और साथ ही साथ अंत में आपसे अनुरोध है कि पोस्ट को लाइक करें और फीडबैक जरूर दें, ताकि हम पोस्ट को और बेहतर कर सकें। इन शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। माता लक्ष्मी, शुक्रदेव का आशीष आप पर बने रहे। धन्यवाद। नमस्कार। जय शुक्रदेव। जय माँ लक्ष्मी।